हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रहते हुए चीज़ों को आगे बढ़ते हुए एनालिसिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। एज यू नोन दैट टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी एंड न्यूज एनालिसिस इन हिंदी. That is very very important parts of current affairs in all exams such as UPSC, UPPCS, CPFO, स्पेशली UPSC. तो आप लोगों को पता है कि द हिंदू कितना इम्पोर्टेंस है उसका एडिटोरियल. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपको न केवल हिंदी में एनालिसिस कराया जाता है बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं. तो आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितना हो सके उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें. तो फ्रेंड्स, आज आप लोग अपना पेपर खोल लीजिए और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और वो लिखा हुआ जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं आर्टिकल बता दूं तब इसके बाद स्टार्ट करूं. ये जो पहला वाला आर्टिकल आप देख रहे हो, लंबा वाला आर्टिकल, आप लोगों के पास अगर पेपर होगा तो ठीक है, नहीं पेपर होगा तब भी कोई बात नहीं है. नेट होगा तो नेट में भी आप देख सकते हो, लेकिन नेट के में तभी एनालिसिस कर सकते हो जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो पहला आर्टिकल है, ये आर्टिकल, दिस आर्टिकल इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड अबाउट डिस्काम के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके वितरण को लेकर के, उसके वितरण के पारेषण को लेकर के, हस्तांतरण को लेकर के, सभी के दृष्टिकोण से और वर्तमान समय में जो ये करंट टाइम चल रहा है इसमें डिस्काम की रिलेवेंसी कितनी है, प्रासंगिकता कितनी है डिस्काम को, उन लोगों का विचार जो डिस्काम को ख़त्म करना चाहते हैं उनके एवज में क्या कहना चाहते हैं आर्टिकल्स. तो ये पूरा का पूरा जो है टोटल डिपेंडेंसी है डिस्काम को लेकर के, उसके आर्टिकल को लेकर के. तो फ्रेंड्स, उसी के संबंध में ये पूरा आर्टिकल आया है और इसको हम विधिवत एनालिसिस करेंगे. उसके नीचे का जो एनालिसिस है वो अभी क्या हुआ कि नेपाल में एक संधि हुई. नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया आए थे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक सकारात्मक दिशा में कदम उठाया है. तो उसकी जो सकारात्मकता है, हालांकि कल ही उसको कल जो है उसके एनालिटिकल पार्ट आया था, कल उसका एनालिसिस किया गया था, और आज जो है उसका एक तरीके से प्रैग्मेटिक यानी कि व्यवहारिक अप्रोच दृष्टिकोण में हल्का सा आया है कि क्या दृष्टिकोण है नेपाल के अंदर, क्या नहीं, उसको हल्का सा देखेंगे. एक आर्टिकल आया है, ये तो डेली आ रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर लिया है क्या बताएं. डेली जो है आरबीआई अपना आंकड़ा रिलेवेंट यानी कि प्रकाशित कर रही है, कभी मुद्रास्फीति को लेकर के. ये सब आंकड़े अभी से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके चक्कर में आप लोग मौखिक मत पढ़िएगा. जब भी इसके चक्कर में पढ़िएगा, लिखित पढ़िएगा. लिखित का मतलब नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जब आरबीआई जो है आंकड़ों को घटता हुआ बढ़ता हुआ तरह तरह के आंकड़े को डिस्क्लोज कर रही है. तो ये सब आंकड़े जो है फाइनली आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं. फाइनल आंकड़े क्या हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट वर्तमान में क्या है. अब इस समय तिमाही के आंकड़े नहीं पूछे जाते, हालांकि आपको जानना ज़रूरी होता है, वो बेस्ट रहता है. लेकिन इस पे जो है आप लोग कापी कलम से आंकड़ों को नेट कीजिएगा. इन्होंने सीधा कहा है कि जो मुद्रास्फीति है क्या. देखिए फ्रेंड्स, कि मुद्रास्फीति कंट्रोल हो नहीं रही है, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, और जब मुद्रास्फीति कंट्रोल हो नहीं रही है तो डेली आंकड़े, अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं, कभी बढ़ा के कभी घटा के. तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे. ये जो नीचे का आर्टिकल है डोनाल्ड ट्रंप महाशय का है. ये अभी ये जो है पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर फेडरल जो सरकार है, फेडरल जो जुडिशरी है, संघीय जुडिशरी, उन्होंने महाभियोग लगाया है. और वो महाभियोग क्या है ये मेरा मैटर का विषय नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग इसको देखेंगे, ये अमेरिकन इंटरनल पार्ट है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग आइए देखते हैं
इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क, एक जो है फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा प्रदान करता है। और किसका ढांचा प्रदान करता है? राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन करने के लिए, विद्युत का उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग अलग कंपनियों में विभाजित करने के लिए, बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करने के लिए, उसके पारेषण वितरण को लाइसेंस एवं विनियमित गतिविधियों के रूप में इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए। इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, सभी को बिजली की आपूर्ति करना। दैट इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो कुल मिलाकर के बिजली को कैसे सस्ते दर पर और सभी नागरिकों को बिजली की आपूर्ति जितनी आवश्यकता है उतनी कैसे पहुंचाई जाए, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लेकर के आया। अब उसमें बात आती है कि ठीक है लेकर के आया, लेकिन ये जो एक्ट है कहाँ तक सक्सेस है, अभी कितना करना बाकी है, कितना करना कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना करना बाकी है, इन सब पर भी हम लोग देखते हैं। अगर निजी निवेश की बात करें तो निजी निवेश में जैसे कि है क्या कि जो बिजली उत्पादन का क्षेत्र है, अभी जो नया जनरेशन चल रहा है, यानी कि जो नई ये निजी निवेश आया कहाँ से, इसी के संदर्भ में है। इसको समझिएगा कि जो अभी करेंटली इशू चल रहा है बिजली उत्पादन को लेकर के, है क्या कि हर सेक्टर्स में कुछ न कुछ निजीकरण हो रहा है। तो जो बिजली उत्पादन की आज आप देखेंगे, पहले आज से अगर 40-50 साल पहले देखें या 20-30 साल पहले देखें, तो मुश्किल से 10 साल या 15 साल पहले देखें तो जो बिजली उत्पादन की कंपनियां थी वो बहुत कम थी, और वहाँ पर मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल था। आज वर्तमान में क्या है, उदारीकरण का दौर है और कैपिटल में वृद्धि हो रही है। तो जो निजी बिजली उत्पादन कंपनियां, उनकी काउंटर भी यानी कि उनकी जो गणना है वो भी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, जब निजी कंपनियां बढ़ेंगी तो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, और जब किसी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ती है तो गवर्नमेंट की घटती है। तो ये सब न केवल बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रभावशाली वृद्धि किए हैं। अब अगर राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें कि राष्ट्रीय सौर मिशन जो है किस तरीके से काम किया, राष्ट्रीय सौर मिशन ये सब डिस्कॉम के सेक्टर्स में ही है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो है, पहली चीज़ की डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति के लिए शुल्क आधारित बोली, यानी कि जो राष्ट्रीय सौर मिशन है कि असाधारण सफलता की कुंजी है। यानी कि डिस्कॉम को जो है उसने बिजली आपूर्ति के लिए शुल्क आधारित बोली प्रदान किया। एक ये फैसिलिटी प्रदान किया कि शुल्क आधारित बोली, जो बोली लगती है उस पर शुल्क लगेगा बिजली सप्लाई के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय सौर मिशन ने पूरी दुनिया में क्या काम किया है कि भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दर पर सौर ऊर्जा आपूर्ति कर रहा है। ये तो एक बैकग्राउंड हो गया निजी निवेश, राष्ट्रीय सौर मिशन और बिजली एक्ट को लेकर के। अब यूके मॉडल की चर्चा करते हैं। यूके मॉडल जो है उसकी लोग बात कर रहे हैं यूके मॉडल को लेकर के, तो उससे क्या रिलेटेड है, वो क्यों जो है उसकी चर्चा की जा रही है। हुआ क्या कि अभी जो वर्तमान में बिजली उत्पादन को लेकर के और जो बिजली डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिजली के वितरण को लेकर के हमारे देश में यानी कि भारत में बहुत सारी थिंकिंग हो रही है, चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि हमको पश्चिम का आधुनिकीकरण मॉडल अपना लेना चाहिए। तरह तरह के लोग हैं, लोकतंत्र है तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसमें क्या जाता है। लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार है, थिंकिंग करने का अधिकार है, भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो लोगों को अपना विचार रखने दीजिए। लेकिन कहीं की वस्तु कहीं उठा करके रख देना, ये रिलेवेंट नहीं कहा जा सकता तब तक कि जब तक जो सिचुएशंस है वो एक समान नहीं हो जाती। कुछ लोगों ने यूके मॉडल की चर्चा की जो 1990 के दशक की शुरुआत में आई थी। उसमें क्या काम किया गया था कि पावर पूल बनाया गया था, और उस जितने भी जनरेटर्स थे यानी कि जो बिजली उत्पादक थे, जो बिजली का उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाए थे, जनरेटर्स थे, अगले दिन बोलियां लगाते थे, अगले दिन जो है बोलियां जमा करते थे, और उसमें
उसको उसकी जो बोली जमा की जाती थी, कीमत के साथ आपूर्ति की जा सकने वाली मात्रा का भी संकेत दिया गया था। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग इकोनॉमी में एक ग्राफ पढ़ते होंगे कि सप्लाई कितनी है, मात्रा कितनी चाहिए, प्राइस कितनी है। यहाँ पर 3 वक्र एक साथ चलेंगे, मात्रा कितनी की जाए, सप्लाई कितनी हो रही है, कितनी की जानी चाहिए, और उसकी कीमत क्या है। तो इन बोलियों को आरोही क्रम में रखा गया था। दूसरा यानी कि बढ़ते क्रम में रखा गया था, और इसको रिलेटेड किया गया था आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इंगित की गई कुल मांग को पूरा किया जाएगा, उस मात्रा के साथ किया जाएगा, मात्रा के साथ मूल्य बिजली के लिए पुल मूल्य बन गया। यानी कि जो बिजली आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांग पूरी की जाती थी, वो मांग मात्रा के साथ मूल्य को मल्टीप्लाई कर दिया गया। यानी कि वो मांग बराबर हो गई जितना मूल्य था और जितनी मात्रा थी, और यही आगे चल कर के बिजली के लिए पुल मूल्य बन गया। और एक तरीके से सप्लाई डिमांड कर्व, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, कि सप्लाई डिमांड कर्व प्रतिच्छेदन की नकल कर ली गई। सप्लाई डिमांड कर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि सप्लाई 10 यूनिट है और डिमांड 3 यूनिट की है, तो 7 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या हो गया, उसकी जो प्राइस है गिर गई। और जब डिमांड 10 यूनिट है, सप्लाई 3 यूनिट है, तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई। यही हाल यहाँ पर भी किया गया, बिजली में भी किया गया। डिमांड थी 50 यूनिट की, एज्यूम मैं कल्पना कर रहा हूँ, डिमांड थी 100 यूनिट की और सप्लाई की गई 90 यूनिट की। तो जो 10 यूनिट कम है, अब उसकी अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा और वहाँ पर बोली लगाई जाएगी। और वो बोली जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करेगा उसके लिए थी। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया था, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में रखा गया था। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसको पहुँचा जो कंपनियाँ सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करती थी। और यहाँ पर जो कंज्यूमर थे वो बहुत सारे उस समय क्या था 90 के दशक में यूके में कि नए नए जनरेटर्स उत्पन्न हो रहे थे, खुदरा बाज़ार था, नए नए प्रतियोगी आ रहे थे बिजली उत्पादन को लेकर के, और बिजली उत्पादन के लिए नए नए संयंत्र लग रहे थे। अब उनकी लागत किसी को कुछ पड़ती, किसी को कुछ पड़ती, तो अपनी इसीलिए यहाँ पर आरोही क्रम में रखा गया था। अब इसके हिसाब से वो अपनी बोली लगाते थे, और जो कंज्यूमर होता था वो किसी को भी चुन सकता था। तो होता क्या था, जिसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा होती थी उसका सबसे कास्टली पड़ता था। एक तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म मार्केट आधार पर कर दिया गया, और ये मार्केट आधार पर जो किया गया ये फ्री मार्केट पे कर दिया गया, और इसमें सप्लाई डिमांड कर्व ला दिया गया। और सप्लाई डिमांड की हाल आप जानते हो क्या होता है, तो इससे प्राइस ऊपर हो जाती है। तो ये जो है वहाँ पर इंग्लैंड के लिए तो उपयुक्त था, क्योंकि वहाँ पर इसका समर्थन था, वहाँ पर जो है इसको समर्थित करने के लिए वोटर्स थे, इसको जो है समर्थित करने के लिए यहाँ पर देखिए एक बात लिखी गई है, यहाँ पर जो है रिफॉर्म्स करने के लिए स्ट्रांग जो है कॉन्स्टिट्यूंसी थी, विधानसभा था, संवैधानिक वो था, तो इंक्लूडिंग एनरॉन था। जबकि इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, इंडिया के लिए तो यही मार्केट आधार ही जो है सही नहीं है। अब यहाँ पर बिजली की कीमत क्या थी, प्रत्येक के लिए निर्धारित कीमत पर लंबी अवधि के अनुबंधों के माध्यम से अलग अलग बिजली संयंत्रों द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती थी। तो हुआ क्या कि अलग अलग जो संयंत्र थे उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाने लगी, और प्रत्येक के लिए कीमत जो है वो निर्धारित था। अब यहाँ पर आपूर्ति की जा रही थी और आपूर्ति हो भी रही है। दूसरा, प्लांट क्या होते हैं, प्लांट क्या काम करते हैं कि जब मूल्य ह्रास करते हैं तो जो टैरिफ होता है उसमें पूंजी लागत का घटक घट जाता है, और कोई प्लांट जितना पुराना होता है बिजली उतनी ही सस्ती होती है। ये तो इंडिया के विषय में था। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको अपनाने से क्या होगा, यानी कि फ्री मार्केट हम अपना लें, तो भैया अगर आप फ्री मार्केट अपनाते हो तो इसके पहले तो देख लो बेहतरीन परिणाम क्या है, वो देख लो। सभी बिजली को सबसे महंगे संयंत्र से बिजली की कीमत पर बेचा जाएगा। आ गया मार्केट सप्लाई, जिस पर मांग को पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा। ये क्या है, यानी कि जो सबसे महंगी सबसे ज़्यादा जो डिमांड पूरा कर रहा है
जाहिर सी बात है वो शुल्क लगाएगा सबसे पहले, और शुल्क लगाएगा तो उसकी कास्ट भी हाई होगी। तो जब कास्ट हाई होगी तो बिजली की प्राइस ऑटोमेटिक हाई होगी। तो परिणामी तेज कीमत आघात को इस यानी कि जो तेज कीमत का शॉक लग रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सका, उसको कम नहीं किया जा सका। यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं भाखड़ा नांगल बांध का। जैसे भाखड़ा नांगल बांध में क्या था कि कुछ पैसे प्रति यूनिट की आपूर्ति की जा रही थी। अगर वहाँ पर यानी तब फ्री मार्केट कर दिया जाता तो 4 रुपया पर यूनिट से अधिक की दर पर बेचना पड़ता। यानी कि भारत के लिए ये जो कंडीशंस थी वो ठीक नहीं थी। एक तरीके से भारत इस व्यवस्था में, तो हमें जहाँ तक लग रहा है, नहीं पड़ता तो ज़्यादा ठीक था। अब यहाँ पर क्या है, डिस्काम। अब डिस्काम जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी होती है बिजली वितरण को लेकर के, उसके विषय में है कि ये जो है अपने लाइसेंस क्षेत्र में प्रत्येक उपभोक्ता यानी कि जो मौजूद हैं और जो नए आ रहे हैं उनकी पूरी मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति करने का सार्वभौमिक सेवा दायित्व डिस्काम पर है। यानी कि जो बिजली सप्लाई है उसको पहले पूरा करने का ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्काम करता है और यूनिवर्सल तरीके से। इसकी साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि वह मांग में कितनी वृद्धि हो रही है उसका अनुमान लगाए और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करे। यानी इस तरीके से नहीं जैसे आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। कभी कभी तो तरस आता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और तरस इस बात का होता है कि 1947 की आज़ादी के बाद भी 2023 चल रहा है और 76 साल की लंबी यात्रा करने के बाद भी आज की भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रामीण सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रहती है, 65 से 70%। तो इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र की जो बिजली की व्यवस्था है आज तक गवर्नमेंट सही नहीं कर पाई। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, नो डाउट सुधार तो हुआ है, लेकिन वह सुधार जितना, जैसे किसी को 2 रोटी की भूख है उसको मिले आधी रोटी, तो वही सुधार हुआ है। यानी कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिन पाली और रात पाली की बारी लगती है। 7 दिन दिन में आती है, 7 दिन रात में आती है। और जहाँ 24 घंटे लाइट पूरे देश में रहनी चाहिए, अगर लाइट महंगा पड़ रहा है तो सौर ऊर्जा रहना चाहिए, या बिना ऊर्जा के जीवन पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि लाइट आएगी तो एक फेस से गायब रहेगी, एक फेस में रहेगी, आपका सही से कूलर भी नहीं चल सकता। और तो बाकी की बात छोड़ दीजिए, केवल एक बल्ब जो बरामदे में टंगा रहता है वो जलता रहता है, यह इंडिकेट करता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया है, लाइट चल रही है। तो इस तरीके की आज भी भारत में व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था, और लोग कहते हैं कि अभी इस आर्टिकल में आएगा, आगे आरबीआई ने संकेत दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिमांड है वो कम हो रहा है। क्यों नहीं कम होगा भाई? आप लोग जो डेवलपमेंट करते हो वो सिटी को लेकर के चलते हो, ग्रामीण सेक्टर को आपने कभी इंक्लूड ही नहीं किया। और जब इकोनॉमी की बात करते हो तो ग्रामीण सेक्टर को जोड़ लेते हो। तो इस हिसाब से जो डिमांड है वो घट रही है। जब आपके ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कोरिलेटेड नहीं होगा टाउन सेक्टर से या फिर शहरी सेक्टर से, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे तो कैसे आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी? ये जो आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हो वो तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसमें इंक्लूड हो, पूरा का पूरा सेक्टर उसमें इंक्लूड हो। यानी कि ग्रामीण से भारत का दूर दराज का क्षेत्र केवल ग्रामीण ही नहीं मुख्य धारा में आ जाए। केवल आप शहरी ग्रोथ को ले करके ये अगर आपने कर भी लिया तब भी आप असमानता दूर करने के लिए आप जो है कैपेबल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इसी टॉपिक पर पूरा का पूरा यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। ये जो भारत में मौजूदा लोकतंत्र चल रहा है वो यही टॉपिक है कि असमानता को कैसे कम किया जाए। जब तक आप उस सेक्टर में ठोस प्रयास नहीं करोगे कैसे असमानता कम कर लोगे? अब बात बिजली की आई, यहाँ पर मौका पड़ गया बिजली का तो हमने इतनी बात बता दी। बाकी
आर्टिकल आते रहते हैं, विषय से कुछ दूसरा चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग अपने विषय पर आते हैं। तो डिस्काम की यह जिम्मेदारी होती है कि मांग में वृद्धि का अनुमान लगाए और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करे। यह लंबी अवधि के बिजली खरीद अनुबंधों में प्रवेश करके ये सब कर सकता है। बिजली पैदा करने की जो क्षमता है तेज़ी से बढ़ रही है, बिजली सप्लाई सहज है, रूरल हाउस होल्ड में विद्युतीकरण पूरा होना मील का पत्थर रहा है। यही हमने कहा कभी आगे के आर्टिकल में आएगा। ये देखिए यहाँ पर वही बात आई कि इनका जो विद्युतीकरण है वो ग्रामीण सेक्टरों में पूरा हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि ग्रामीण सेक्टरों में केवल खंभा लगा देने से या तार लगाने से उसका विद्युतीकरण हो जाता है? वहाँ पर विद्युत की मात्रा कितनी आ रही है, विद्युत कितने घंटे आ रहा है, विद्युत की क्वालिटी क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप जो है खंभा गाड़ दीजिए, खंभा गाड़ के चल दीजिए, कह दीजिए एक बरामदे में या अपने घर के सामने एक बल्ब टांग दीजिए, वो जल रहा है और आंकड़ों में दिखा दीजिए कि विद्युतीकरण पूरा हो गया। तो ये थोड़ी होता है। इनमें डिस्काम क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आया था तो कंज्यूमर को 1 मेगावाट या उससे अधिक भार के साथ पहुंचाने का अधिकार देता है, जिससे वे अपनी पसंद से बिजली खरीद सकते हैं और डिस्काम को केवल उसके लिए भुगतान करना पड़ता है जो डिस्काम उनको वितरण उपयोग की सेवा प्रदान करता है तथा क्रॉस सब्सिडी अधिभार देता है। तो ये उसके लिए इनको पेड करना पड़ता है डिस्काम को। अब जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज जो है हाई एंड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कंज्यूमर, यानी कि जो उच्च घराने के औद्योगिक क्षेत्र और जो वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं, ये क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज का अधिक जो है पेड करते हैं, भुगतान करते हैं। और जो लोअर हाउस होल्ड हैं उनके क्या करते हैं कि उनके जो टैरिफ हैं उनके टैरिफ कम होते हैं, और जब उनके टैरिफ कम होंगे लोअर हाउस होल्ड के, तो ये उनको जो है क्रॉस सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो एक हिसाब से क्रॉस जो है सब्सिडाइज देते हैं। दूसरा, क्रॉस सब्सिडी जो दी जाती है उसको उत्तरोत्तर कम करने के लिए जो राज्य विद्युत नियामक आयोग है, एक्ट में कहीं भी उस तरीके का जनादेश नहीं लागू किया गया है और क्रॉस सब्सिडी अभी भी जारी है। और यह जो है एक ऑब्स्टिकल के रूप में काम कर रहा है, एक बाधा के रूप में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप हायर जो कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं और क्या कहते हैं लोअर कॉमर्शियल कंज्यूमर हैं, उनसे आप हाई रेट पे क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज ले रहे हो। और क्रॉस सब्सिडी को आप लोअर में डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जो लोअर हाउस होल्ड हैं उनमें क्रॉस सब्सिडी ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ से ले रहे हो यहाँ पे दे रहे हो। तो इस तरीके से यह एक बाधा के रूप में काम करता है और इसको हटाने की ज़रूरत है। प्लांट क्या है? प्लांट तो आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन में सक्षम हो सकते हैं। डिस्काम के पास में है सरप्लस, यानी कि सरप्लस हो सकता है और उसके साथ साथ शॉर्टेज भी हो सकता है एक अलग अलग समय पर। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि डिस्काम के पास हर समय बिजली सरप्लस हो, किसी समय पर शॉर्टेज भी हो सकता है। तो जब सरप्लस होता है तो बेचा जा सकता है। इनका इष्टतम उपयोग और व्यापार के लिए पावर प्लांट जो है नए नए सामने आए हैं। जो इनका एक्सचेंज प्राइस है वो अस्थिर है। क्यों? क्योंकि जो इनका एक्सचेंज प्राइस है, यानी कि जो विनिमय लागत है, या तो सीमांत जो लागत होती है उससे थोड़ा सा ऊपर है। और जब मांग बढ़ जाती है, यानी कि जब मांग मामूली से बढ़ जाती है तो इनका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है। और जो बिजली की मांग है, ये जो है ये जब प्राइस बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब प्राइस घटती है तो जब मांग घटती है तो प्राइस भी घट जाती है। तो ये जो है अस्थिर रूप में है। और ये सब क्यों है? क्योंकि इनकी जो बिजली की जो मांग है वो बेलोचदार है। अब डिस्काम की बात करें, डिस्काम क्या है? जो बिजली की आपूर्ति है। अभी ये देखिए डिस्काम की लोग बुराई कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत के आर्टिकल में बताया था कि डिस्काम के ऊपर लोग यूके की पावर जो बिजली है उसके विषय में बात कर रहे हैं, पावर लूप लगाने के विषय में बात कर रहे हैं। तो डिस्काम से छुटकारा पाना चाहते हैं और डिस्काम की लोग बुराई करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि डिस्काम से छुटकारा पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो यहाँ पर राइटर डिस्काम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये लोग जिनकी थिंकिंग है डिस्काम के विषय में उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। बिजली की आपूर्ति की कमज़ोर कड़ी के रूप में डिस्काम को देखा जाने लगा है और बढ़ते संचयी नुकसान के रूप में देखा जाने लगा है। उत्पादनकर्ता को समय पर भुगतान करने में डिस्काम की असमर्थता जाहिर हो रही है। इससे निकलना आकर्षक लगता है, यानी कि जो थिंकर्स हैं वो सीधा कहते हैं कि डिस्काम से जितनी जल्दी निकला जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन राइटर क्या कहते हैं कि ये एक भ्रामक है। इस तरीके का विचार अगर आप लोग डिस्काम से निकलना चाहते हो तो ये बहुत भारी भूल और बहुत भ्रामक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में यही भारत का सर्वे सर्वा डिस्काम है, और अगर डिस्काम हट गया तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजली के सेक्टर में, तभी जा कर के आप बिजली सप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। फिर से आपका वही पुराना रूटीन आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे बिजली मिलेगी। तो इस तरीके की जो समस्या है, यानी कि जो डिस्काम के पास जो समस्या निकल कर के आई वो क्या है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कैसे डिस्काम के सेक्टर्स में समस्या पैदा कर रहा है? वो समस्या जो पैदा कर रहा है, राज्यों में नियामकों की जो लागत है प्रतिबिंबित टैरिफ निर्धारित करने में असमर्थ, यानी कि ये राज्य अर्थव्यवस्था का जो खेल है वो जो लागत प्रतिबिंबित टैरिफ आता है, कास्ट रिफ्लेक्टेड टैरिफ जो आता है, वो अभी वो निर्धारित ही नहीं हुआ है। उसको निर्धारित करने में ये सब जो है असमर्थ हैं। और दूसरा ये कि जो राज्यों में कानून की बात की जा रही है, राज्य सरकार राज्यों में कानून के द्वारा अपेक्षित समय पर सब्सिडी देने में कठिनाई होती है। राज्यों में तो कानून आ जाता है, लेकिन अपेक्षित जो टाइम होता है उस पर सब्सिडी देना, राज्य सरकार बहुत ही फिजिकली रूप से वीक होती है, समय पर सब्सिडी नहीं दे पाती। कुछ राज्यों में कुशासन चलता है और दिल्ली जैसे सिटी में किराए की मांग की जाती है बिजली आपूर्ति के लिए, वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है। राइटर कह रहे हैं कि शायद एकमात्र समाधान हो सकता है। तो डिस्काम के साथ जो लॉन्ग टर्म पीपीए के बल पर डिस्काम के साथ हो क्या रहा है कि डिस्काम के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म पीपीए के बल पर उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ रहा है, मुख्य रूप से हो रहा है। यानी कि डिस्काम और लॉन्ग टर्म पीपीए ये दोनों उत्पादन क्षमता में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ा रहे हैं। पीपीए द्वारा जो वित्त पोषित, यानी कि पीपीए जो कर रहा है वो क्या है? वित्त पोषित इक्विटी के साथ साथ ऋण जोखिम को भी मुक्त कर रहा है। यानी कि पीपीए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ला दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो पीपीए ऋण जोखिम को मुक्त कर रहा है उसमें राज्य की निहित गारंटी होती है, और राज्य की निहित गारंटी में पीपीए अपना काम कर रहा है। जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके संक्रमण में तेजी आ रही है, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ी है, और यह डिस्काम की मांग को पेश करने और उसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के अनुबंध में प्रवेश पर आधारित है। अगर डिस्काम के बिना आप यह सब इमेजिन करते हो, यानी कि बिजली की विश्वसनीयता, उसकी आपूर्ति, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसकी गुणवत्ता, उसकी सेवा, तो यह सब डिस्काम के विदाउट संभव नहीं है, और यह इमारत बालू की मिट्टी की तरह जो बना होता है गिर जाएगा बिना न्यू इन्वेस्टमेंट। यानी कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजली आपूर्ति के लिए। विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट आप बिजली आपूर्ति की कमी का सामना नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी विडंबना आ चुकी है जो यूक्रेन वार को लेकर के। यूक्रेन वार बहुत बड़ा बैड इफेक्ट डाला। उससे क्या हुआ कि बिजली की जो मांग थी उसकी लोचनहीनता आ गई उसमें, और लोचनहीनता आने के कारण जो बिजली की कीमत थी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। सरकार को क्या करना पड़ता है कि जो कंपनियां होती हैं उनकी जीवन रेखा खपत के लिए सरकार को मजबूरी में सहायता देनी पड़ती है, और अगर उन कंपनियों को लाभ होता है तो सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है बिजली की बात की जा रही है। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उन लोगों को, जो लोग डिस्काम को हटा करके यूके का मॉडल लेना चाहते थे, नीति निर्धारकों ने उनको जो है एक नॉन स्टार्टर करार दिया, यानी कि इनका कोई महत्व नहीं है। पूरा निहितार्थ जब पॉलिसी जो लागू करते हैं बिजली के लिए
वो लोग जब अपना समझ चुके पूरा का पूरा कि डिस्काम का इम्पोर्टेंस, तो डिस्काम नो डाउट बहुत बेस्ट है। और आगे इसको जो है इसमें जो रिफ़ॉर्म है उसमें भी, और इसमें जो रिफ़ॉर्म करना है केवल इतना करना है कि जो डिस्काम की सेंट्रलिटी है यानी कि जो केंद्रीयता है उसको दूर करना है। उसको दूर करने के लिए आपको इस पे वर्क करना है बजाय डिस्काम को ही हटा देने से। मतलब डिस्काम की आप केंद्रीयता को दूर करें और उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है वो करें। राइटर कह रहे हैं यूके के अनुभव को भी एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन कोई तात्कालिक तरीका नहीं है एक अस्थायी समाधान निकालने के लिए। आप एक तात्कालिक तरीका जो है, एक तात्कालिक रूप से अस्थायी समाधान निकालने के लिए आप नहीं कर सकते हो कि तुरंत जो है अस्थायी समाधान निकल जाए, इस तरीके से कुछ लेकर के आएँ। फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा बिजली जो उत्पादन होता है उसके वितरण से रिलेटेड था, डिस्काम को लेकर के था। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि क्या डिस्काम में कैसा सुधार किया जाए कि जो भारत की बिजली वितरण व्यवस्था होती है वह लाइन पे आ जाए, पटरी पे आ जाए। तो ये ठीक है या यूनाइटेड किंगडम का पावर लूप फैक्टर यहाँ पर काम करेगा? तो यहाँ पर आपको जो है थिंकिंग करना पड़ेगा, और हमने पूरा समझा दिया है। वो 100 से 150 शब्द में आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे के आर्टिकल पर। नीचे के आर्टिकल में बात जो की जा रही है वो नेपाल से संबंधित बात की जा रही है, और प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर बेटर इंडिया नेपाल टाइज। यहाँ पर देखिए नेपाल की जो बात की जा रही है वो नेपाल के विषय में प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात की जा रही है। और प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब एक व्यवहारिक अप्रोच। अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों नेपाल के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये जो है फर्स्ट बायलेटरल विजिट किए इंडिया में, जब से यहाँ पर करेंट इनका सेशन आया है तब से। तो एक तरीके से ये बहुत ही राइटर कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंडिकेट है। ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है, विशाल अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया नेपाल के बीच में, और इकोनॉमिक, पॉलिटिक, ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन, इन सब को लेकर के बहुत एक तरीके से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे अगर ये सब टाई जो है आगे रिलेवेंट में रही, प्रासंगिकता उसकी बनी रही, तो ये बहुत अच्छे परिणाम भारत और नेपाल के बीच मिलेंगे। और राइटर इसकी जो क्रेडिट है प्रचंड को देना चाहते हैं, यानी कि जो वहाँ के पीएम हैं पुष्प कमल दल प्रचंड, उनको देना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये जो है थर्ड लार्जेस्ट पार्टी जो पार्लियामेंट में है वहाँ पर ये उभरे थे। दूसरा, इनके पीछे केपी ओली, शेर बहादुर दौबा और छोटी मोटी पार्टियां हैं। तो पार्लियामेंट में ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थे, अब तक तीसरे सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में उभरे हैं। तो इनके लिए जो चुनौती है, सबसे पहली चीज़ कि 1950 में जो ट्रीटी की गई थी भारत नेपाल सीमा बॉर्डर को लेकर के, उसको सॉल्व करने के लिए, और एक तरीके से बहुत आसानी से राइटर का कहना है कि प्रचंड साहब ने पॉलिटिकल करेज दिखाते हुए भारत की दिशा में बहुत सकारात्मक कदम बढ़ाया है, और उनका ये कदम यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। 1950 की दशक में जो यहाँ पर ट्रीटी हुई थी इंडिया बॉर्डर के संबंध में, उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राइटर कह रहे हैं कि प्रचंड ने जो एक तरीके से क्रियूस का साउंड आता है, यानी कि जो घर्षण, यानी कि जो रुकावट, तनाव, टेंशन, अलगाववाद, हिंसा, विरोध, इन सब की जो साउंड आता है, इनसे ऊपर उठ करके प्रचंड के द्वारा वर्क किया गया है। और एक नई विजिट की गई। इसके पहले राइटर यहाँ प्रचंड को कह रहे हैं कि इसके पहले यही प्रचंड थे, यही जो प्राइम मिनिस्टर प्रचंड थे अपने पहले कार्यकाल में, इन्होंने जो है इंडिया को बहुत साख दिया था। इंडिया को क्या साख दिया था? जैसे बार बार चीन की यात्रा करना, आर्मी चीफ को इनकार करना,
और इंडिया का अगेंस्ट में जाना। तो ये जो है इंडिया इसका बहुत तीव्र विरोध किया था, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया ने वहाँ का जो मेधावी ग्रुप होता है, मेधसी ग्रुप होता है, उसको जो है सपोर्ट किया। तो इस तरीके से उस दौर से निकलने के बाद यहाँ पर जो प्रचंड का भारत आना है, एक तरीके से इंडिकेट करता है कि ये लोग अब अपने जो स्वार्थ आधारित दल था, जो छिंद-मिंद बातें रहती थी, उससे ऊपर उठ गए हैं। और उससे ऊपर उठ करके इन लोगों को जो बॉर्डर इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए परस्पर सेटिस्फैक्शन पर वर्क करना चाहिए और एक जस्टिफाई तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दोनों लोगों को अपने जो सीमा बॉर्डर है उस पर कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि हम लोग बहुत आसानी से अपने बॉर्डर को सुलझा लेंगे, उसमें किसी अन्य देश का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन चाइना को मंजूर नहीं है, चाइना हर समय लड़ाना चाहता है। अब ये तक तो बात हो गई। अब इकोनॉमिक, जैसा कि मैं पहले ही इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि इकोनॉमी से गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ पर जो लगे हुए हैं, भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। और पहली चीज़ की देखिए, इकोनॉमिकली मैं बता दूं कि जो इकोनॉमिक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं बिजली उत्पादन को लेकर के। और जो नेपाल है वो इंडिया में 10 सालों के लिए, आने वाले जो 10 साल हैं उसमें 10,000 मेगावाट की बिजली जो है वो निर्यात करने के लिए उस पर ट्रीटी हुई है। और भारत जो नेपाल की बिजली है और जो वस्तुएं हैं उसको बांग्लादेश निर्यात करने के लिए भारत के जलीय मार्गों के उपयोग की संधि हुई है। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर महाकाली जो संधि हुई है पंचेश्वर में, वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट नदियों के दोनों किनारों पर लगाए गए हैं। तो इस समय जो है दोनों देश जो पॉलिटिकल वहाँ पर चेंजबिलिटी आई है, एक तरीके से वहाँ की पार्लियामेंट में उसको पास करना एक अभूतपूर्व कदम माना जाता है। और सारे जो प्रोजेक्ट हैं नेपाल का, उस पर इंडिया की सहमति देना, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टूरिज्म सर्किट, ये सब बेहतरीन कनेक्टिविटी है और इसको जो है प्रायोरिटी इंडिया दे रहा है। तो इस तरीके से जो बाईलेटरल कॉर्पोरेशन रिलेशंस हैं उसमें एक तरीके से रिफॉर्म हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन ऑफ पेमेंट, और नेपाल ने भी कम नहीं किया है। नेपाल की जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी होती है बॉर्डर पर, जो ट्रकें आती जाती हैं, तो क्या किया है नेपाल ने, जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी होती है उसमें महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया है। जो एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भुगतान केंद्र भारत सरकार का, और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड, ये जो है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए अपना महत्वपूर्ण साइन किए हैं। और इंडिया के क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट और इंडिया के एंड और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट की जो सुविधा है उसको प्रदान किए हैं। इंडिया जो है नेपाल के लिए दक्षिण एशिया सैटेलाइट की सुविधा देने के लिए ग्राउंड स्टेशंस की बात कर रहा है और 300 टर्मिनल की स्थापना करने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो रीजनल कॉर्पोरेशंस है इस सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में, उसके एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई गवर्नेंस, बैंकिंग, एटीएम, मेट्रोलॉजिकल, डाटा ट्रांसमिशन, डिजास्टर रिस्पांस, नेटवर्किंग, इन सब के सेक्टर्स में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत ज़बरदस्त सुधार हो सकता है, हो भी रहा है। तो ये सब तो बात हो गई, लेकिन राइटर कह रहे हैं जो रियल चैलेंज है वो कहाँ है। रियल चैलेंज नेपाल की अपनी जो पॉलिटीज़ है उसमें है। वहाँ की जो विरोधी दल हैं संसद के अंदर, पहली चीज़ की उसमें से कुछ इंडिया के अगेंस्ट है। तो हालांकि प्रचंड ने अपनी काबिल जो है वो दिखाया, अपना करेज को लेकर के चला है, एक साहस दिखाई है, वो आगे बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर उनको जो है डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, इन सब में इम्प्रूव करते हुए कॉपरेशंस को लेकर के चलना चाहिए, सहयोग को लेकर के चलना चाहिए। और ये जो इंडिया है उसको नेपाल में पहली चीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है नेपाल से के लिए, पहली चीज़ वो फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी में लंबे समय तक अब जो है प्रायोरिटी नहीं रहा है। और
इक्वलिटी, क्रेडिट, ये सब देने के लिए वहाँ पर जो हाइड्रो पावर है वो सब, यानी कि जो रिफॉर्म हो सकता है, जो विभिन्न सेक्टर्स में बातें निकल कर के आती हैं टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स की, वो सब प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ पर सुविधा प्रदान कर सकता है। जो अपोजिशन पार्टी है नेपाल की, पहली चीज़ की वही सबसे बड़ी दिक्कत पहुँचाती हैं, लेकिन उनको जो है उनको एक तरीके से साथ लेकर के चलना होगा। उनको अगर वो विरोध करते हैं तो करें, लेकिन जो डेवलपमेंट है पहली चीज़ की, राइटर कह रहे हैं कि दोनों गवर्नमेंट को, दोनों देशों को डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, डेवलपमेंट को लेकर के चलना पड़ेगा। और यह सब प्रचंड की विजिट के बावजूद दिखाई देता है, ऐसा संकेत मिलता है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो काठमांडू है वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, ये सब जो है एक तरीके से राजनीतिक अगर स्थिर है तब तो ठीक है, लेकिन जो अगर राजनीतिक अस्थिरता है वही सबसे बड़ी बाधा दोनों देशों में पहुंचाती है। वहाँ पर होता क्या है कि जो अपोजिट पार्टियां होती हैं वो अपोजिट पार्टियां इस ताक में रहती हैं कि कब प्रधानमंत्री की कुर्सी छूटे और कब हम पदभार ग्रहण करें। और कुछ तो सीधे चाइना के साथ होती हैं, अदलती बदलती रहती हैं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। लेकिन यही सबसे बड़ी बाधा है और इंडिया को इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंडिया अपना जो फोकस है, जो गवर्नमेंट बनी उसके साथ लेकर के चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी और सहयोग, इकोनॉमिक सहयोग पर बात होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स नेपाल के संदर्भ में पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब यहाँ पर बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी जब तक राष्ट्रपति थे तब तक ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहता था जिस पे ये ऊट पटांग कुछ बोले ना। इनकी बोलने की बहुत आदत थी और यही इनकी बोलने की आदत आज इनको जो है जेल पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या काम किया कि जब ये प्रेसिडेंट थे तो बहुत सारे जो संवेदनशील फाइल थी उसको इन्होंने मांगने पर भी नहीं दिया और उसको अपने पास ही रखा रहा। तो वहाँ पर जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैं, यानी कि जो फेडरल ग्रैंड जूरी है, वो इनके ऊपर क्या कहते हैं कि महाभियोग लगाई है। और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जहाँ पर महाभियोग इनके ऊपर लगा है। जैसे बहुत सारे केसेस में ये पकड़े गए, कुल मिलाकर के 7 केसों में, जैसे कुछ में इन्होंने पैसा देकर के किसी का मुंह बंद किया, किसी से फाइल ली उसको नहीं दिया। तो ये सब पूरा का पूरा इनका आंतरिक मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये मारे लागो इनका रेजिडेंस था फ्लोरिडा में, वहाँ पर इनके जो फाइलें थी वहाँ पर इन्होंने अपना जो है फाइल रखी है और मांगने पर भी नहीं दिए। तो यही सब इनकी बातें हो रही हैं। इनके वकील इनका बचाव कर रहे हैं, फिर जो बाइडन की जो सरकार है उनका वकील इनके अगेंस्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी बात है। लेकिन ये इतना जानना ज़रूरी है कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनके ऊपर यहाँ पर महाभियोग लगा है, फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया है। अब आगे क्या मैटर निकल करके आता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आरबीआई जो है, अभी जो मैं आंकड़े की बात कर रहा था, अनवार्निंग फोकस, ये आरबीआई यहाँ पर अपना आंकड़ा फिर से जारी किया और दिन ब दिन ये आंकड़े जारी करने का खेल खेलती रहती है और एक निर्धारित आंकड़ा नहीं निकालती है। मतलब कि आज जो है ठीक है आंकड़ा निकालिए, अनवार्निंग फोकस। अब देखिए अनवार्निंग फोकस पे क्या यहाँ पर आरबीआई कह रही है। प्राइस स्टेबिलिटी की बात आरबीआई कर रही है, यानी कि जो प्राइस है उसकी स्टेबिलिटी को लेकर के आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है, यानी कि मूल्य में स्थिरता, वो जो है होना चाहिए। यानी कि उस पर भारतीय जो रिजर्व बैंक है मूल्य स्थिरता की बात कर रही है और मूल्य स्थिरता के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अपना मूल्य स्थिरता को रखने की बात को बढ़ाते हुए कहती है। सबसे पहली चीज़ कि आरबीआई का जो संकल्प है वो दर निर्धारित करने में है। मुद्रा जो दृष्टिकोण है, मुद्रास्फीति जो बढ़ती घटती रहती है उसको निर्धारित करने को लेकर के है। और जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास,
उन्होंने सीधा कहा है कि इकॉनमी की जो सबसे बड़ी बात होती है, यानी कि क्षमता होती है, उस क्षमता का जो एहसास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मूल्य स्टेबिलिटी को लेकर के। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अगर इकोनॉमी में आप उसकी क्षमता देखना चाहते हो तो उसकी सबसे पहली चीज़ कि उसकी मूल्य स्टेबिलिटी, यानी कि जो मूल्य स्थिर है वो सुनिश्चित करना है। शशिकांत दास ने सीधा सीधा माना है कि हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है मार्च और अप्रैल के महीने में नो डाउट वो कम थी, लेकिन 2022-23 के पहले महीने में चालू जो करंट फाइनेंशियल ईयर था उसमें 6.7% ये 6.7% के फीसदी से क्या हुई, कम हुई। तो इनका कहना है कि 6.7% से कम होते हुए वे 4.7% तक आ गए 2022-23 में। लेकिन खुदरा कीमत में बढ़ोतरी, यानी कि जो रिटेल प्राइस गेन विल वेयर स्टिल अबव द टारगेट, यानी कि जो खुदरा कीमत होती है वो अभी भी लक्ष्य से ऊपर है। और 2023-24 के लिए आरबीआई का जो प्रोजेक्शंस है, आरबीआई ने जो अपना अनुमान लगाया है, आरबीआई अनुमान बहुत तेज़ लगाता है, आरबीआई अनुमान जो लगाया है कि 2023-24 में ये भी खुदरा जो मुद्रास्फीति वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी। अब यहाँ पर एमपीसी जो है वो क्या कह रही है, ये मार्च 2024 में समाप्त होने वाले जो क्या कहते हैं 12 महीने के दौरान इसने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना किया। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन, उपभोक्ता मुद्रास्फीति की गणना जब किया तो उसको 5.1% से ज़्यादा रहने का, यानी कि औसत रूप में 5.1% से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया। और मार्च 2024 जब ख़त्म होगा तो वो टोटल 12 महीने की गणना पर, तो इनका कहना है कि जो ये हो रहा है वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण ऐसा होना जाहिर है, जो वैश्विक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके चलते ये सब हो रहा है। स्पेशली जो शशिकांत दास हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि यह सब जो हो रहा है, पहली चीज़ कि अल नीनो आ रहा है, अल नीनो की वजह से कम बारिश, स्थानीय का अस्थायी वितरण और जो भू राजनीतिक तनाव है वो निरंतर जारी है। चीनी, चावल, कच्चा तेल सहित जो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमत जो है वो अनिश्चित है। और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को जो है मुद्रास्फीति के संबंध में, यानी कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मूल्य बढ़ रहा है घट रहा है, उसको कनेक्ट किया इन्फ्लेशन से, और वो अस्थिरता कहीं न कहीं मुद्रास्फीति संबंधी जो अनुमान है वो बढ़ता हुआ जोखिम के रूप में रेखांकित हो रहा है। यानी कि जो ग्लोबल अस्थिरता है वो अस्थिरता एक तरीके से मुद्रास्फीति को बढ़ाने का जोखिम कर रही है। जो जोखिम हो रहा है, यानी कि जो खतरा पैदा हो रहा है वो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि इनका कहना है कि आरबीआई का जो नीतिगत दृष्टिकोण है, आरबीआई के नीतिगत दृष्टिकोण को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, एक महत्वपूर्ण कारक तो यह है कि उसका दृढ़ विश्वास है कि मूल्य और जो वित्तीय स्थिरता, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मूल्य और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर निरंतर ध्यान देने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। निश्चित रूप से मई 2022 में आरबीआई ने क्या काम किया कि जो उसका स्टैंडर्ड ब्याज रेट होता है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स इन मई, ये रेजिंग कर दिया। यानी कि अपना जो ब्याज रेट होता है मई 2022 के बाद से इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और तब से ऋण लागत में हुई, जो ऋण लागत थी उसमें बढ़ोतरी हुई। पिछले साल निवेश और उपभोग संबंधी गतिविधियों को भी धीमा कर दिया। यानी कि जब आप ब्याज बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ब्याज बढ़ाने पर क्या होगा, सीधी सी बात है जब आप ब्याज बढ़ाएंगे
तो कहीं न कहीं मुद्रा जो लागत आ रही है वो तो कम हो ही जाएगी। मुद्रा लागत के साथ जो रफ्तार है वो भी क्या काम होगी, जो उपभोग गतिविधि है, जब ब्याज बढ़ेगी तो कंज्यूमर घटेगा नहीं, कंज्यूमर सीधे सीधे डाउन हो जाएगा। बैंक क्रेडिट और डेटा उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, मध्यम क्षेत्र के लिए ऋण में जो इनका जो ऋण है उसमें वृद्धि तो दिखाते हैं, लेकिन पिछले साल ये सब जो वृद्धि हुई वो काफ़ी स्लो थी। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जो अनुमानित व्यक्तिगत खपत खर्च होता है उसका संकुचन भी काफ़ी हद तक उच्च आधार लागत, यानी कि उसका जो संकुचन है वो काफ़ी हद तक यही कास्टिंग जो पड़ती है उसकी संभावना लगता है कि इसकी जो लागत आ रही है वो हाई होगी। लेकिन फिर भी जो शशिकांत दास हैं स्टिल मिस्टर दास एम्फाइसिस्ट, यानी कि उन्होंने जोर दे रहे हैं किस पे, उनका जो जोर है पॉलिसी मेकर पर है, पॉलिसी को लेकर के है। उनका कहना है कि जो नीति निर्माता है मुद्रास्फीति से अपनी आंख नहीं उठा सकते और एक टिकाऊ अपस्फीति को प्राप्त करना एक गैर पराक्रम का लक्ष्य बना होना चाहिए, विशेष रूप से, और ये तब होना चाहिए जब आय समानता और बेरोजगारी बहुत हायर हो, यानी कि बहुत ऊंचे स्तर पर हो, तब इसको जो है बढ़ना चाहिए, तब ये जो है अपना लेकर के चले। तो ये जो था फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा उसके ऊपर था, यानी कि इन्फ्लेशन को लेकर के, और इन्फ्लेशन से संबंधित ये था। अब आते हैं हम न्यूज एनालिसिस पर। आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। न्यूज एनालिसिस देखिए, एक बहुत यहाँ पर वर्ल्ड एनालिसिस अभी क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखिए, रसिया टू डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस इन जुलाई। बहुत ही भयंकर युद्ध, बहुत ही भयावह बात। और अभी तक जो 1.5 साल से युद्ध चल रहा था पारंपरिक हथियार से चल रहा था, और इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत सीधे सीधे इसलिए आई क्योंकि जो परंपरागत हथियार हैं रसिया के वो कम हो रहे हैं, ऑलरेडी वो समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और युद्ध रुक नहीं रहा है। ऑलरेडी रसिया जो है वो नुकसान हो रहा है रसिया का, और यूक्रेन अगर इतने दिन तक ठहरा है तो जाहिर सी बात है यूएस लेड नाटो मिलिट्री उसको जो है जी भर करके सपोर्ट कर रही है, फिजिकल भी, वेपन्स भी। तो इस तरीके से रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सीधा कहा है कि दिस विल बी मॉस्को फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सच बम्स आउटसाइड रसिया सिंस द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। यानी कि ऐसा पहली बार है, यह एक ऐसा पहला क्षण होगा जब रसिया के बाहर न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो तैनात किए जाएंगे। और जब न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर ही दिए जाएंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है नाटो में और खलबली मचेगी, पूरा विश्व एक तरीके से और टेंशन में आएगा, तो नाटो भी इसको रोकने के लिए कोई न कोई कदम उठाएगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है। बहरहाल ये जो कदम उठा है ये बहुत बहुत भयानक है और इसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए दोनों कंट्रियों के द्वारा, ताकि, क्योंकि अगर पृथ्वी जिंदा रहेगी तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और वो काम की न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है अभी यहाँ पर आंकड़ा जारी किया गया और वो आंकड़ा भारत के विषय में है। भारत में जो है डायबिटीज़ पेशेंट को लेकर के बात कही जा रही है 2019 से लेकर के 21 तक। यहाँ पर देखिए ये वाला आंकड़ा आप देख सकते हैं। इंडिया लॉग्स 31 मिलियन न्यू डायबिटीज़ पेशेंट इन 2019-21। 2019 से लेकर के 21 तक भारत में 31 मिलियन नए डायबिटीज़ के पेशेंट आए हैं। अब पूरी की पूरी जो कहानी है इसकी हम उस पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है इसका जो समाचार है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गैर संचारी रोगों का अध्ययन। हुआ क्या कि 2019 से 21 में 31 मिलियन इंडियन मधुमेह से पीड़ित हैं। मधुमेह का जो उच्चतम प्रसार है गोवा में 26.4% है, पुडुचेरी और केरला में लगभग 25% है। अगले साल या 5 सालों में गांवों में फैल जाएगी, क्योंकि गांवों में अभी इसका प्रसार बहुत कम है। भारत में मधुमेह का प्रसार 11.4% है,
अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो इंडिया में 35.5% है। पेट की मोटापा की बात करें तो पुरुष का 40% है, महिला का 50% है पूरे भारत में। और इसके कारण की बात करें, यानी कि भारत में लोग मोटे क्यों हो रहे हैं और उसमें जो तमाम तरीके की बीमारियां आ रही हैं वो क्यों हो रही हैं, तो इसके मोटे होने का कारण क्या है। तो ये जो मोटाई हो रही है वो मोटाई क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। अतिरिक्त भोजन, फास्ट फूड, आजकल फास्ट फूड का प्रचलन बहुत हो गया है। फास्ट फूड खाएंगे, घर आकर के 10 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे। नींद की कमी, मोबाइल हाथ में 2 बजे रात तक चलती रहेगी। व्यायाम करना है नहीं, सुबह चूँकि 6 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे। तनाव, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियां इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देती हैं टारगेट को पूरा करने के लिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सब कारण हैं किसके, हाइपरटेंशंस के, मोटापा के, हाई बीपी के और तरीके की जो बीमारियां होती हैं उसकी। अब इनको करने के लिए, यानी कि जो मेडिसिन के प्रवक्ता हैं उन्होंने सीधा सीधा बताया है द हिंदू को कि ये कैसे कम हो सकता है। तो इनका कहना है कि पहली चीज़ कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कि जो लोग सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है वो करे, सरकार की जिम्मेदारी ये बिल्कुल भी नहीं है। सरकार तो जो कर ही रही है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। क्या, हाई कार्बोहाइड्रेट ये कम खाएं, जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसको कम करें, फूड को कम करें, फैट्स के जो भोजन होते हैं उसको कम करें, शुगर कम करें, साल्ट कंटेंट को कम करें, समय पर सोएं, एक्सरसाइज करें। यानी कि कोई दवा नहीं, आप अपने आप में सुधार करके ये सब कर सकते हो। भारत में जो सामान्यकृत मोटापा है 28.6% है, पेट का मोटापा 39.5% है, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया 24% है, प्री डायबिटीज़ 15.3% है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि आपका जो न्यूज़ है वो था। और इसकी जो रिपोर्ट है वो ICMR, INDIAB ये दिए हैं। इन्होंने पूरा बताया है कैसे क्या हो सकता है कैसे नहीं। इन्होंने सीधा कहा है कि पॉलिसी मेकर को नेसेसरी रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको कम करने की दिशा में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक और न्यूज़ निकल करके आई है इंडिया के संबंध में। इंडिया, फ्रांस, UAE यानी कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो ओमान की गोल्फ खाड़ी है वहाँ पर 7 जून और 8 जून के बीच एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो समुद्री एक्सरसाइज होता है, पार्टनरशिप होता है, वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये बेस्ट है इनके लिए। अब एक और जो न्यूज़ है वो निकल करके आई है फ्रंट पृष्ठ पर। देखिए यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर ये तो अभी जो इकोनॉमी के सेक्टर्स में बताया वो तो मैंने बताया ही। ये देखिए यहाँ पर फिर से आंकड़ा प्रसारित हुआ और ये आंकड़े आप लोग लिख लीजिएगा। ये आंकड़े ऐसे बदलते रहते हैं, इन आंकड़ों फाइनल आंकड़ा आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये GDP को कह रहे हैं कि GDP टू ग्रो, यानी कि ग्रो होने के लिए जो GDP है 6.5% से 7% 2023-24 से 2029-30 तक बिना किसी सुधार के ये GDP का अनुमान लगा रहे हैं। और इकोनॉमी को एक तरीके से 2030 तक 6.5 से 7% तक ये GDP में ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो अब इसके आगे क्या सुधार हो सकता है क्या नहीं, वो सब बात की बात आएगी। इस मैटर का कोई उतना वो नहीं है, केवल इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इंडिया में भारत की GDP कितनी है। ये सब आंकड़े ऐसे आते रहते हैं, अगर आपको ज़रूरी हो तो आप लिख लीजिएगा। गवर्नमेंट विल रेगुलेट, ये देखिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर परसों या नरसों में एक आर्टिकल आया था, उसको मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है, उसके इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं, बैड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बैड इफ़ेक्ट हैं, यानी कि एक तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे मानवों के ऊपर हावी हो रही है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके संबंध में अभी बिल आने वाला है। उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर जो है इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री हैं, वो जो है फ्राइडे को अपना बयान दिया कि इसके ऊपर हम बहुत ही शीघ्र तरीके से वर्क कर रहे हैं और इसके ऊपर
हम बिल लेकर के जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बिल लेकर के आएंगे, इसको रेगुलेट करने में, इसको विनियमित करने में, ताकि धोखाधड़ी या अन्य जो हायर घटना घटती है वो ना घटे। अब फ्रेंड्स, आज का जो न्यूज एनालिसिस है और आर्टिकल एनालिसिस है वो यहीं पर ख़त्म होता हुआ, और हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में एक नए के साथ। तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।